नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश का पॉडकास्ट। साल 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कैसा रहा? आम लोगों के जीवन में कैसा बदलाव आया? रोजगार के अवसर बढ़े या घटे? साथ ही साथ 2025 में हमने ये भी देखा कि पैसा लोगों को दो और चुनाव जीतो। इसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। और साल 2026 से लोगों को क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्या लोगों की आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी या कुछ झटके भी देखने को मिल सकते हैं? तो आज इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए द फेडरल के बिजनेस एडिटर प्रसन्ना मोहंती जी जुड़ गए हैं। सर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द फेडरल देश में। और प्रसन्ना जी से हम लगातार चर्चा करते आए हैं अन्य अलग अलग विषयों पर अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, और आज हम इनसे समझेंगे 2025 और 2026 को लेकर। तो सर, 2025 को आप कैसा आंकते हैं? आम आदमी के जीवन में बदलाव आया? जीडीपी के तो डेटा सरकार बहुत अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन लोगों के जीवन में कैसा बदलाव 2025 में आया? उनको खुश होना चाहिए कि ये साल अच्छा रहा या कुछ? इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जीडीपी की ग्रोथ जो पिछले साल 6.5% थी, रियल जीडीपी की ग्रोथ, वो तो काफ़ी बड़ा है, 8% हो गया पहले दूसरी तिमाही में। तो जीडीपी तो सरप्राइजिंग है, सबको सरप्राइज लगा। आरबीसी की एमपीसी मीटिंग के मिनट्स देख रहा था, उसमें आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं, उनके दो और मेंबर कह रहे हैं कम से कम कि हम सारे सरप्राइज्ड हैं। और उसके साथ ये तीनों के तीनों ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड डिक्सिलरेट करेगा, मतलब ग्रोथ स्लो डाउन होगा, यहाँ से नीचे जाएगा। जी। वैसे भी 8% ये पहले दो तिमाही में तो हो गए, पूरे साल का 7.3 है, तो नीचे तो जा ही रहा है। इनकी अपनी आंकलन है, हमारी नहीं। दूसरे तरफ अगर लोगों की बात कहें तो आप देखिए, पिछले बार बजट में इनकम टैक्स पे रियायत दी गई थी, मतलब 12 लाख तक एनुअल हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। उससे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं अपरेंटली, और फिर आपको सितंबर में करना पड़ा जीएसटी कट, मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी। तो ये दोनों ही चीज़ें दिखाती हैं कि आपका कंजम्पशन लो रहा है, मतलब कंजम्पशन डिमांड कमज़ोर रही है, खपत जो है वो कम रही है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है वो कमज़ोर रही है। और तीसरा इसका बड़ा आपने देखा एविडेंस कि इन्फ्लेशन जून के महीने से लेकर अब तक नवंबर तक 2% से कम रही, कुछ कुछ महीने में 0.25 तक चले गए। बिल्कुल, अक्टूबर में। हाँ, तो जब इतना लो कंजम्पशन इन्फ्लेशन होता है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि खपत नहीं है, और खपत नहीं है का मतलब आपका इनकम कम हो रहा है। और इसका एक और उदाहरण है कि आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है और कम रहा है। तो ये सिर्फ आपके दिखाता है कि आपके अर्थव्यवस्था तो बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है 8% रेट में, लेकिन असलियत में लोगों के ज़िंदगी में इसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, बल्कि ख़राब हो रहा है। अभी एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट थी कि 2026 में FY26 में, इस फिस्कल में जो रियल वेज ग्रोथ है वो 0.5% तक आ गया। इसको सरल भाषा में, क्योंकि हर नागरिक से जुड़ा हुआ, उनके जेब से जुड़ा हुआ है, रियल वेज यानी वेतन बढ़ोतरी आप कह रहे हैं कि 1% भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो यही वजह है कि आपका कंजम्पशन गिर रहा है, आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, क्योंकि उनको प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मांग है नहीं। तो ये हो गया। एक और फैक्टर है, अभी आरबीआई की जो बुलेटिन आई है कुछ दिन पहले, बिल्कुल, नवंबर महीने के लिए, तो उसमें दिखा रहे हैं कि हाउस होल्ड का जो डेट लेवल है, कर्जा है, वो 41% ऑफ जीडीपी चला गया।
40 से, और उससे पहले 38 था। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऑल टाइम हाई जीडीपी लेवल पे हम डेट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो ऑल टाइम हाई पे चला गया। तो इतना कर्जा क्यों ले रहे हैं लोग? जबकि आप टोटल फाइनेंशियल एसेट्स आरबीआई के डेटा में देखेंगे तो वो बढ़ा हुआ है, कर्जा भी बढ़ा है, टोटल एसेट भी बढ़ा हुआ है। तो लोग कर्जा क्यों ले रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको जवाब नहीं मिलेगा, और आरबीआई की रिपोर्ट्स जवाब देती नहीं है, ना ही फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मंथली रिपोर्ट है। आप ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स, नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स अगर देखें, जो पिछले फिस्कल तक की है, 24 तक की है, 25 की अभी आई नहीं है, वो फरवरी में आएगी, तो उसमें दिख रहा है कि जो टोटल फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स है वो 19 से 18% आ गए। मतलब आपका जो टोटल एसेट्स हैं वो गिर रहा है, और जो फिजिकल एसेट्स है वो नीचे जा रहा है। तो लेकिन इधर फाइनेंशियल एसेट जो है वो बढ़ा है, डेट तो है ही, बट टोटल फाइनेंशियल एसेट जो है। तो इसका मतलब ये होता है कि लोग अपने घर, गोल्ड, सिल्वर ये बेचकर वो पैसा बैंकों में रख रहे हैं, खर्चे के लिए ला रहे हैं, जो बच रहा है वो बैंकों में रख रहे हैं। और आपने देखा कि गोल्ड लोन कितना बढ़ा हुआ है, तो गोल्ड लोन वो मॉर्टगेज करते हैं गोल्ड, है ना। और बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तो कोई परिवार अपना गोल्ड को रख के, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है पैसा, तो लोगों के लिए आसान हो गया कर्जा मार्च लेने में के लिए। गोल्ड लोन का डेटा देख रहा था, मार्च और अक्टूबर के बीच में डबल हो गया जी। गोल्ड लोन, और 2024 के में केवल 1 लाख तक गोल्ड लोन 1 लाख करोड़ तक लोगों ने गोल्ड लोन लिया हुआ था बैंकों से, जो बढ़ के अब 3 लाख करोड़ को पार कर चुका है। हाँ, लेकिन आप ये कतई ये गलती नहीं कीजिएगा कि लोग इसलिए गोल्ड लोन ले रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये एक छोटा सा फैक्टर है, क्योंकि आप देखेंगे ये सिलसिला जो है कोविड के समय शुरू हुआ था, और उस समय हाउस होल्ड्स और छोटे व्यापारी जो हैं ये गोल्ड लोन ले रहे थे मॉर्टगेज करके। ये अलग टाइप का लोन है, जहां आप अपना एसेट, आपका गोल्ड आप बैंक को या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं और वहाँ से आप ले रहे हैं। अब आपको उसके बाद देखने को मिला कि फार्मर्स भी जा रहे हैं गोल्ड लोन लेने के लिए, है ना। तो ये अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं ओबियसली, इसलिए डेट बढ़ रहा है, फिजिकल एसेट घट रहा है, और आपका जो है वेज, जैसे मैंने बताया, कमज़ोर हुआ है बहुत, वेज ग्रोथ 0.5% तक आ गया। 25 तारीख को दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया कि 100 अटल कैंटीन हम खोल रहे हैं, जिसमें 5 रुपये के दर से खाना मिलेगा 2 बार दिन में। अब दिल्ली सबसे ज़्यादा अच्छा कमाने वाले लोगों का है, एवरेज पर कैपिटा अगर आप देखें तो वो हरदम सबसे ऊपर रहा है, या दूसरे नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर वहाँ आपको 5 रुपये मील देना पड़ रहा है, जो किसी के लिए भी ओपन है, 100 आपने अभी खोला है, खोलने की बात करिए और उसको आप बढ़ाएंगे। आप ऑलरेडी 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अनाज फ्री दे रहे हैं, आप ऑलरेडी 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को किसान, पीएम किसान से स्कीम से कैश दे रहे हैं। आपने अभी बिहार में 10,000 रुपये हर महिला को दिया, वो भी 1.5 करोड़ महिलाओं को दिया, एक परिवार में एक महिला। अब तक 15 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में आपने महिलाओं को 1,500 से 2,500 रुपये का पर महीने का आप क्या सैंड आउट दे रहे हैं। ऊपर से एलपीजी के जो सिलेंडर है वो भी आपका 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आप दे रहे हैं 20% के, हाँ 20% के रेट पे। तो आपका तो कुछ जो हैं वो टॉप 1% या कम लोगों को छोड़ दें, बाकी लोग तो इस जिसको आप कहेंगे फ्रीबीज
पे जी रहे हैं। वो ये नौबत आई क्यों? अगर आप इतने बड़े इकोनॉमी हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, 5 मिलियन ट्रिलियन या पता नहीं कितना ट्रिलियन का आपका एम्बिशन है और चौथे नंबर पे हैं विश्व में, तो ये नौबत क्यों आई? तो बेसिकली ये दिखाता है कि आपका जीडीपी का जो ग्रोथ का नंबर है वो गलत है। और ये हमने देखा है कि कई सालों से उस पे सवाल उठ रहा है कि ये ओवर एस्टिमेटेड है। जो इंडिया के जीडीपी के बारे में इस सरकार आने से पहले 2014 से पहले कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई थी, बल्कि दुनिया दाद देती रही। दुनिया के सबसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट दाद देते रहे कि इंडिया ने इतना बढ़िया स्टैटिस्टिक्स सिस्टम डेवलप किया है। तो ये क्लियर मिसमैच है जो जीडीपी नंबर बताता है और जो आम आदमी की हालत जो हम देख रहे हैं उसमें कोई मेल नहीं है। तो आम आदमी की हालत लेकिन क्योंकि इसी वर्ष हमने ये भी देखा सर कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया और अर्थव्यवस्था पे पहले अनुमान था कि बहुत इसका व्यापक मतलब बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स डाउन हुआ। हालांकि एक्सपोर्ट्स जिस प्रोपोर्शन में उम्मीद की जा रही थी कि बढ़ेगा उस हिसाब से बढ़ा नहीं। लेकिन टैरिफ का क्या असर रहा इस वर्ष 25 में, क्या असर रहा? और अभी तक भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील की बात की जा रही थी, अभी तक वो ट्रेड डील नहीं हुआ। तो ये इसका कितना असर आपने देखा पड़ा है? देखिए जो पहले 2 महीने मतलब सितंबर, अक्टूबर, बल्कि अक्टूबर और नवंबर में जो हमने नंबर्स देखे थे, सितंबर और अक्टूबर में उसमें यूएस को जो एक्सपोर्ट होता है कमी आई थी, पर वो नवंबर में थोड़ा ऊपर आया है। ये इससे आप सही मायने में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर सही मायने में आपको अंदाज़ा लगाना है इसका असर क्या हुआ, तो देखिए आरबीआई जो इतने सालों तक रुपये को संभाले रखी हुई थी, खूब यूएस डॉलर को बेचा करती थी कि रुपये का वैल्यू नहीं गिरे। अब वो 90 रुपीज़ का लेवल कितने बार 90 पर डॉलर इसी महीने कितने बार गिर गया। तो फिर आरबीआई मजबूरन कुछ कुछ बेची है और आगे भी करती रहेगी। तो ये रुपए का गिरना और आरबीआई उसको नहीं डिफेंड करना ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स को थोड़ी मदद मिले, ये दिखाता है कि उसका असर बहुत व्यापक है और अभी तक नहीं हो पाया है डील, जबकि हमारे सारे मंत्री और इकोनॉमिक सलाहकार ये सब कह रहे थे कि इस साल दिसंबर के एंड तक हो जाएगा। अब कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो मार्च के एंड तक हो जाएगा। तो इससे साफ है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो कुछ और चाहते हैं, इंडिया से कंसेशन चाहते हाँ, हैं। जैसे कि वो एग्रीकल्चर ओपन अप करना चाहते हैं। अब आप देखिए मेक्सिको जैसे कंट्री, उन्होंने अप टू 50% हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, टैरिफ, थोड़ी दिन पहले। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्लोबल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मेक्सिको का ये जो मूव था, उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है दोबारा से रिन्यू यूएस के साथ। तो ये अमेरिका के तरफ से ये खेल खेल रहे हैं। आपने देखा कि हमारे ऊपर तो 25% एक्स्ट्रा वो रशियन ऑयल के लिए लगा भी दिया था, और इंडिया ने कह दिया, जैसे कि ट्रम्प साहब ने कई बार कहा कि मोदी जी ने मुझे कहा है फ़ोन करके कि हम रसिया से नहीं खरीदेंगे। वो कितना खरीद रहे हैं, हम नहीं खरीद रहे हैं, वो अलग बात है। उसके बावजूद नहीं हुआ। तो इसका मतलब, और बीच में उन्होंने बासमती पे लगाने की बात करी थी, हाई टैरिफ। तो इससे लगता है कि वो ट्रम्प चाहते हैं कि हम अपना एग्रीकल्चर को ओपन अप कर लें, तब जाके शायद ये डील हो सकती है। तो उसके बारे में अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगी इस समय। एक महत्वपूर्ण, क्योंकि हमने देखा इनकम टैक्स जो रिबेट बढ़ाया गया 12 लाख तक जिनकी इनकम है उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। जीएसटी कट जो 4 स्लैब हुआ करते थे, 2 स्लैब, एक अतिरिक्त स्लैब लाया गया। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि फेस्टिवल जो सीज़न था, हालांकि ये हर वर्ष की बात है, दिवाली, दुर्गा पूजा और शादियों का सीज़न जस्ट उसके बाद शुरू होता है, छठ का त्यौहार होता है, तो इस समय हमेशा डिमांड रहती है। लेकिन क्या वो
जो इनकम टैक्स रिबेट देखा, जीएसटी कट जो हुआ, वो सस्टेनेबल, मतलब लोग उसका लंबे समय तक प्रभाव दिखेगा या केवल एक कुछ महीने तक ये सीमित था? डिमांड अभी भी है या इसका, और साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरीके से आप देखते हैं? क्या डिमांड में पुशअप देखने को मिलेगा इनके चलते? देखिए, जो भी इकोनॉमिस्ट्स, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे प्रणव सेन हो गए, जिन्होंने ये सब होते देखा है कई दशकों से, उन सबका मानना है कि ये जीएसटी कट का असर थोड़े दिन के लिए रहेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। इनकम टैक्स का अगर बहुत कुछ असर पड़ता तो शायद जीएसटी कट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ये जीएसटी कट कोई मनमोहन सिंह के ज़माने से नहीं हुआ है, इन्होंने ही किया है। तो अब वो घटा रहे हैं और उसको रिफॉर्म बोल रहे हैं, कि जबकि ये उनकी अपनी गलती की सुधार है, ये रिफॉर्म नहीं है। तो अच्छा, अगर ये दो चीज़ से काम बन जाती तो बिहार में आप 10,000 रुपये दे क्यों रहे थे? जो आपने तो कानून की उल्लंघना करी ही है, धज्जियाँ उड़ा दी। मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप 10 दिन पहले इलेक्शन का वो मॉडल कोड शुरू होता है, आप 10,000 का अनाउंस करते हैं, देना शुरू कर देते हैं पैसे, और वो मॉडल कोड कंडक्ट चल रहा है और आप पैसे देते जा रहे हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को आपने 10,000 रुपये दिए, तो इसकी ज़रूरत क्या थी? अगर आप विश्व के चौथे और दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और आपका इकोनॉमी 8% से ग्रो कर रहा है, ये पैसे बांटने की क्या जरूरत थी इलेक्शन के समय में? और आपने देखा लगभग 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बिहार का हिस्टोरिकली 1951 से लेकर आज तक का सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज गई। ये इलेक्शन कमीशन कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और महिलाओं का जो है लगभग 80% के आसपास चला गया, जो सबसे ज़्यादा ना हो देश में, बट वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल। तो ओबियसली आपका ये सब जो बड़े बड़े क्लेम्स हैं वो उसमें, और अगले साल की जब हम बात करें, ऐसा क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि अगले साल सिचुएशन बेहतर होगी? मैं उस पे आऊँगा अगले साल, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो हमने देखा इस विंटर सेशन पार्लियामेंट में, मनरेगा पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मनरेगा हमने देखा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में उसने बेल आउट करने का काम किया रूरल इकोनॉमी को, और वहीं से रूरल डिमांड जनरेट हुआ तो शायद हम उस संकट को पार कर पाए। फिर हमने देखा 2013 के आसपास भी इकोनॉमी में बड़ा लैगिंग चल रहा था उस दरमियान। फिर हमने देखा आपको कोविड के समय में। अब वो मनरेगा ख़त्म करके नए सिरे से जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल आया, लेकिन इस बिल में सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों को 40% अब खर्च करना पड़ेगा, जो कि पहले केवल 10% था। राज्यों की वित्तीय स्थिति, क्योंकि वो इतने इलेक्शंस जीतने के लिए डोल आउट कर रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, और 16 फिनांस कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई इस सेशन में जिसकी उम्मीद थी, जबकि वो ऑलरेडी राष्ट्रपति को सौंपा जा चुका है, वित्त मंत्री को सौंपा जा चुका है। आपको क्या कनेक्शन समझ में आता है सर कि इसके बारे में बताएं, क्योंकि मनरेगा को लेकर राज्य तो व्याकुल हैं, उन पे जो पहले से वित्तीय बोझ में दबे हैं और ज़्यादा वो बोझ में दब जाएंगे, और 16 फिनांस कमीशन के हमें पता नहीं पड़ते उसमें क्या खुलेंगी, क्या राज्यों को और कैंची चलाया जाएगा जो उनको एलोकेशन होता है। तो इसको आप किस तरीके से आंक रहे हैं? ये जो नरेगा है वो कितना सिग्निफिकेंट है, और उसको वीकन करके आपने एक लॉ बेस्ड जॉब गारंटी स्कीम से उसको एक सेंट्रल स्कीम बना दिया, जब कभी भी हटा सकते हैं और कोई पाबंदी नहीं है बेसिकली। तो वो कमज़ोर जो कर दिया है, एक तरह से ख़त्म कर दिया है, उस लॉ को तो ख़त्म ही कर दिया आपने, स्कीम बना दिया, उसमें लिखा भी हुआ है। उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है उससे समझ में आएगा कि इसका असर क्या होगा। 2020 की एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है, अभी थोड़े दिन पहले मैं देखा था उसको। उन्होंने 150 सब डिविजन्स में स्टडी करी, उन्होंने देखा 12.7% लोगों का इनकम जो है बढ़ गया, इनकम जो है बढ़ गया 12.7%,
और 17.4% गरीबी में कमी हुई रूरल एरियाज़ में। एक और आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। पिछले 5 साल में आपने जितने लोगों को दिया है नरेगा में, वो है 8.8 करोड़ इंडिविजुअल्स एवरेज हर साल। 8.8 करोड़ लोगों को आप इसमें काम देते हैं और 6.3 करोड़ हाउसहोल्ड्स परिवारों को काम देते हैं। ये सब कुल मिला के आपको 30% से ज़्यादा आपका जो ग्रामीण हाउसहोल्ड्स है उनको वो हेल्प करता है। आप अगर उस सपोर्ट को हटा लेंगे तो रूरल इकोनॉमी तो गई, क्योंकि आप ऑल्टरनेटली कुछ तो दे नहीं रहे हैं। आपके सारे जितने भी रोज़गार योजनाएं, ये तो मनमोहन सिंह जी के समय का योजना है। मोदी जी के समय के जितने रोज़गार योजनाएं हैं, चाहे वो रोज़गार प्रोत्साहन योजना हो, चाहे वो आत्मनिर्भर कुछ नाम था उसका, PLI हो, DLI हो, ELI हो, जितने हैं सब के सब फेल हुए हैं। हमने आंकड़े देखे हैं। यही एक चल रहा था जिसमें आपको 8.8 करोड़ लोगों को आप हर साल एवरेज पिछले 5 साल में नौकरी मिल रहा है। आप उसको हटा रहे हैं, दे तो कुछ नहीं रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री कांग्रेस के फेलियर का। हाँ बिल्कुल, आप दे तो कुछ नहीं रहे हैं। आपका जो बढ़िया क्वालिटी रेगुलर वेजेस एंड सैलरीड वाली जो जॉब है वो तो आपके 20% के आसपास है। उनमें से 50% से ज़्यादा लोगों को आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती नहीं है। तो कुल मिला के 90% आपके जितने लोग हैं वो वर्कर हैं, वो सारे इनफॉर्मल सेक्टर के हैं। मतलब सैलरी कम, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। अब ये जो गिग वर्कर स्टार्ट हुआ है, अब ये जानते हैं लाखों भारत के युवा इसमें इनकी फ्यूचर बर्बाद हो रही है। 10-12 हज़ार करीब मिलता है दिन भर मेहनत करने के बाद। अब ये जो क्विक कॉम शुरू हुआ है, ये जो 10 मिनट में 15 मिनट में डिलीवरी, इनको 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये पर डिलीवरी की मिलती हैं और ये आजकल स्ट्राइक पे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को और गरीब से गरीब बना रहे हैं, है ना? आपने तो कुछ बढ़ाया तो कुछ है नहीं, नौकरी तो आपके पास बढ़नी नहीं है। 50% तो आपका चले गए हैं खेती में, क्योंकि आप शहर में नौकरी दे ही नहीं सकते, है ना? घट रहा है। तो फिर उम्मीद क्या करें कि अच्छा होगा अगले साल? मतलब किस वजह से आप उम्मीद करें? ट्रेड का तो कुछ अभी अता पता है नहीं। उसके वजह से ये जो आप रुपए को गिरने दे रहे हैं, इसी की वजह से मैं ये नहीं आर्ग्यू कर रहा हूँ कि मार्केट रेट के हिसाब से रुपये नहीं होनी चाहिए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जब आप रुपए गिरता है तो आपका इंपोर्ट, आयात जो है वो बहुत महंगा हो जाता है। आपके फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपके जितने सारे गाड़ियाँ, आपके घर में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, इसमें अधिक कितना हाई परसेंटेज है जो आयात किए हुए कंपोनेंट लगे हुए हैं उसमें। आयात को लेकर आप जब चर्चा कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है और वो है आम लोगों की जेब से जुड़ा हुआ। हमने देखा 2025 में क्रूड प्राइसेस जो है वो लगातार 60, 65, $70 के बियॉन्ड, जबकि इस साल इजराइल ईरान के बीच में हमने वॉर भी देखा, यूक्रेन रूस चल ही रहा और भी कई इलाकों में भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन क्रूड ने 70 के बियॉन्ड क्रूड गया नहीं, अभी तो 50-60 के आसपास ट्रेड कर रहा। लेकिन ये सरकार इतना एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती है, आम आदमी पे हमने क्यों नहीं देखा किसका पास ऑन? क्योंकि अब मनमोहन सिंह के एरा में तो 148 तक चला गया था और इनके पास एरा में $60 प्रति बैरल के आसपास है, फिर भी आम आदमी को 2025 में कोई राहत नहीं।
आप देखिए मनमोहन सिंह के समय में आपने कहा 138 के आसपास चला गया था, लेकिन पेट्रोल की कीमत 60 के आसपास थी। और ये अभी आप बता रहे हैं 65, ये 15, 16, 17 के आसपास आप देखें, ये $45-50 पे आ गई थी। और आपका कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं कि पेट्रोल का प्राइस तो 100 के आसपास है। तो हुआ क्या, वो जो भी पैसा कमाया वो ऑयल कंपनीज ने कमाई, और उसमें जो टैक्स बढ़ा के वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमाया, लोगों को तो कुछ नहीं मिला। अब आप देखिए ये रसिया यूक्रेन वॉर हुई तो रशियन ऑयल डिस्काउंट पे, हेवी डिस्काउंट पे मिलने लगा। फाइनेंशियल टाइम्स लंदन की जो बहुत रेपुटेड पेपर है, उन्होंने कहा कि $16 बिलियन का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ भारत के रिफाइनर्स को, क्योंकि ये इन्होंने यहाँ लाए, रिफाइन किया, बाहर भेज दिया, प्रॉफिट उनके जेब में गया, हमारे पास नहीं आया। टैक्स जो लगता है वो पैसा सरकार के पास जाती है, लोगों के पास नहीं गया। कीमत वही 100 के आसपास जो था, अभी भी उतना ही है। तो ओब्वियसली मतलब लोगों को सहूलियत नहीं दी गई, और शायद ये नियत रही होगी। 80 करोड़ को फ्री का राशन दीजिए, फिर अटल कैंटीन बना के आप खाना खिलाइए 5 रुपये में, गरीबी में रहने दीजिए इनको। एक और इस पे स्पष्ट कीजिएगा, जब हम देखते हैं कि मनरेगा के बजट में 40% जब राज्यों के ऊपर भार डाल दिया गया है, तो क्या 16 फिनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो अब तक टेबल नहीं, उसमें आपको क्या समझ में आता है? क्या राज्यों को जिस तरीके से जो हिस्सा मिलना था सेंट्रल टैक्सेस में, उसमें वो वही लेवल पे बरकरार रहेगा, या वहाँ पे भी आपको लगता है कि कुछ कैंची चल सकती है जब संसद में रिपोर्ट आएगा तब? ये तो स्पेकुलेशन वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है और किसी ने कुछ कोई लीक भी नहीं हुई है कि ये करने जा, तो क्या होगा ये नहीं पता है। लेकिन जो हम ट्रेंड देख रहे हैं सर, लेकिन देखिए 14 फाइनेंस कमीशन में वो 32 से 42% गया था, तो 15 में उसको 1% कम कर दिया गया कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और तो फाइनेंस कमीशन के लिए 41% से कम करने का कोई चॉइस, मतलब कोई वाजिब वजह है, ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता है कि कोई है। करेंगे नीचे, बता नहीं सकता। जो मंशा है इस सरकार की, जैसे 42% जब 14 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था, तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक जॉइंट सेक्रेटरी गए थे वाई रेड्डी से मिलने के लिए, उस समय फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और ये बात उस समय के जॉइंट सेक्रेटरी ने खुद बाद में एक सेमिनार में 2023 में खुलासा किया था। वो 14 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सरकार ने एक प्रेजेंटेशन दी थी सितंबर महीने में, सितंबर 2014, मतलब जब मोदी जी की सरकार आई थी, और उन्होंने कहा था कि 42 को आप कम कीजिए, हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, हमने ये किया है, वो है। तो मंशा तो कहीं है नहीं। और मैंने तो इसके बारे में लिखा है, और मैंने देखा है कि पहले भी जो फाइनेंस कमीशन की अवार्ड होती थी, एक्चुअल जो स्टेट्स को दिया जाता तो कम होता था, लेकिन उसमें वो 3-4% के आसपास कम होता था। इसमें तो बहुत ज़्यादा 9% के आसपास चला गया है। तो मंशा तो पॉजिटिव कतई नहीं है। और नरेगा के जो राइट्स बेस्ड लॉ है, इसको आपने जैसे फ्रेम किया है, स्टेट से तो आपने पूछा ही नहीं। बिल्कुल मंशा चल, लेकिन 2026 पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कल एक हमने सोशल मीडिया में ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि ईज़ ऑफ लिविंग जो है वो हमारे एजेंडे में है, वो हम उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और रिफॉर्म्स को रफ्तार देने के लिए जो भी कदम उठाना होगा, उन्होंने भरोसा दिया कि हम उठाएंगे। आपको क्या लगता है, ऐसे क्या रिफॉर्म्स और हो सकते हैं, जबकि हमने टैक्स क्योंकि अगले साल नया इनकम टैक्स कानून भी जो है वो लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, बजट भी पेश होना है,
तो आपको क्या समझ में आता है सर कि क्या रिफॉर्म्स को अगले साल सरकार पुशअप करने की तैयारी कर रही है? देखिए, मेरे ख़्याल से तो पिछले 10 साल में जो मैंने देखा है, शायद फाइनेंस कमीशन को भी नहीं पता होता है क्या बजट लाने वाले हैं। ये तो कंट्रोल कहीं और से होता है, वो आपको भी पता है। तो क्या होने वाला है, ये नहीं पता। और बहुत रिफ़ॉर्म लाने वाले हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। तो रिफ़ॉर्म 10 साल, 11 साल से तो कर ही रहे हैं। लोगों की हालत तो सुधरी नहीं। कुछ इक्के-दुक्के 4, 5, 10 बिज़नेसमैन हैं। सब कुछ राष्ट्र की जो संपत्ति है, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, जंगल हो, माइन्स हो, सब उन्हीं के पास जा रहा है। सारे रूल्स, सारे रिफ़ॉर्म, सारे आप आपने डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी किया, ये बैंक्रप्सी वाली लॉ लाई। इन सब में किसको ये रिफ़ॉर्म से किसको फ़ायदा हुआ? आखिरकार आप 10 साल के बाद आपने इनकम टैक्स में राहत दी कि कंजम्पशन चल सके। वैसे तो आप फ्री में 80 करोड़ को खिला ही रहे हैं राशन, प्लस और कैश हैंडआउट दे रहे हैं। आपके तो क्या है, 80-90% आपकी जो जनता तो इन्हीं चीज़ों से पल रही है। तो ये रिफ़ॉर्म क्या करेंगे आप? इनके लिए तो मुझे तो कुछ लगता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिलीफ़ दे सकते हैं, फिर क्या कुछ अनाउंस कर देंगे इलेक्शन के टाइम, और क्या करेंगे? वो रिलीफी रिफॉर्म है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से भीख है। आप लोगों को गरीब बना रहे हैं और फ्री का खाना दे रहे हैं, और उधर 5, 10, 15 जो बहुत बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, वो सारा संपत्ति देश का उनको जा रहा है। यही तो मतलब कुल मिला के रिफ़ॉर्म्स आपने इतने सालों में किया है ना, तो नया क्या करेंगे? नया तो सिर्फ़ वही फ्री राशन को बढ़ा सकते हैं, या अब महिलाओं को 15-16 स्टेट में दिया है, सेंटर ने नहीं दिया, अब उसको देंगे। एफडीआई क्यों नहीं आ रहा सर? ऑब्वियसली एफडीआई हो या एफपीआई हो, ये हमारे देश में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि एफडीआई को खास करके कि हमारा देश आगे जा रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ हम अगर कुछ बिजनेस लगाते तो यहाँ हमारे पास ज़्यादा एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। एफपीआई वाले तो जो होते हैं उनको तुरंत, हाँ, जैसे ही देखा कि मार्केट से आपके यहाँ पैसा से बन कुछ रहा है। रुपये के वैल्यू गिर रहा है तो आपको रिटर्न मिलेगा नहीं, तो वो चले जाते हैं। एफडीआई भी गिर रहे हैं, तो ये तो साफ अच्छा, इसमें एक मज़ेदार बात ये है कि जिन कंपनियों ने हमारे यहाँ एफडीआई इन्वेस्ट करी है, वो उसमें प्रॉफिट बुक करके अपने देश ले जा रहे हैं, और जो हमारे यहाँ के बिजनेसमैन हैं वो अब ज़्यादा से ज़्यादा बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों को पता है कि इंडिया का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट नहीं है और नहीं होने वाला है। कम से कम जो एफडीआई वाले हैं और हमारे अपने देश के लोग जो बिजनेसमैन हैं जो इन्वेस्ट बाहर कर रहे हैं, इनका तो मनसा जाहिर है। अब वो क्या बोलते हैं वो अलग चीज़ है, तो जाहिर है ना, पैसे लेके जा रहे हैं। एफडीआई की गिरावट अभी से नहीं हो रही है, 21 के बाद से हो रही है। पिछले फिस्कल में ये 1 बिलियन से कम में आ गया था, 1 बिलियन से कम। तो वो तो नहीं सोच रहे हैं कि कुछ, और आप तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते उस पैमाने पे, तो हमारी तो विसात ही क्या है। तो इसको हम सम अप करें तो सर ये बताएं कि अब तक जो स्थिति है, क्या विदेशी निवेशकों का भारत के प्रति जो भरोसा था, जो भारत को एक लुक्रेटिव डेस्टिनेशन के तौर पे देख रहे थे, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे देख रहे थे, क्या उसमें कमी आई है? हाँ, बिल्कुल, मुझे तो यही दिखा, बिल्कुल कमी आई है, वरना क्यों भाग जाते, क्यों भागें? तो बिल्कुल मुझे तो यही लगता है। और इसको सुधार करने के लिए कुछ कदम बजट अब 1 महीने के बाद है, अब 1 महीना रह गया है। अ, मुझे ये अर्थव्यवस्था जो पिछले 11 साल से चल रहा है, कुल मिला के इसमें कोई दिशा है, इसमें कोई सोच है, इसमें कोई विज़न है जिसको कहते हैं, ये सब मैंने नहीं देखा।
मैं गिना सकता हूँ 2014 से लेके आज तक के पॉलिसीज़ को, इसमें कोई विज़न, ऐसा कोई इरादा नहीं दिखता है। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सर्विंग, अपने को मदद, अपने लोगों को मदद, या इलेक्ट्रल बेनिफिट कैसे हो। हाँ, क्योंकि अगले साल जब बजट पेश होगा उसके 2-3 महीने बाद पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल। हाँ, क्योंकि 80 करोड़ों को फ्री राशन देना ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। 10,000 रुपये दे के बिहार में महिलाओं से वोट इलेक्शन जीत के सरकार बनाना ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। महाराष्ट्र में 1,500-2 हज़ार रुपये पर महीना महिलाओं को दे के इलेक्शन जीतना, दिल्ली में वही करके जीतना, आसाम में वही करके जीतना, ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी तो नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, तो इनके पास इकोनॉमिक विज़न मैंने देखी नहीं है 11 साल में। जो भी इन्होंने किया है ये अपने और अपने कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए किया है, तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं दिखती है। बिल्कुल उम्मीद नहीं दिखती है। प्रसन्ना मोहंती जी ने हमें बताया कि 2025 के जो खट्टे मीठे जो कुछ भी यादें हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर 2026 में भी, जबकि ये तो निश्चित तौर पे आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से विदेशी निवेशकों का भारत पे भरोसा घटा है, क्योंकि एफडीआई कम हो रहा, जो एफपीआई है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हम जिसे कहते हैं, जो कि मार्केट्स में यहाँ लगाया जाता है, वो भी लगातार एग्जिट कर रहा। 2 लाख करोड़ से ऊपर हाल फिलहाल में मार्केट से पैसे चले गए हैं। विदेशी निवेशक यहाँ बिकवाली कर रहे हैं शेयर मार्केट में। इंडेक्स आपको भले ही ऑल टाइम हाई पे सेंसेक्स और निफ्टी नज़र आ रहा हो, लेकिन जो मिड कैप और जो स्मॉल कैप है उसमें जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो बहुत निराश है। कहीं ना कहीं ये सब झलकता है कि कैसे अर्थव्यवस्था जो है, अब शायद जैसे प्रसन्ना जी ने बताया कि ग्रोथ तो दिख रहा आंकड़ों में, लेकिन ग्रोथ वो आम लोगों के जीवन में नहीं दिख रहा, उनके इनकम में नहीं दिख रहा। और 26 में भी कोई बहुत बेहतरीन तस्वीर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इलेक्शंस नज़दीक हैं बड़े बड़े राज्यों में, और चुनाव जीतने के लिए आपको पता ही है कि किस तरीके से यहाँ पे डोल आउट आजकल हो रहा है। 10,000 का फार्मूला हमने बिहार में देखा। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद बजट से भी नहीं है प्रसन्ना जी को, लेकिन हम नज़र रखेंगे इन तमाम बातों पर, सरकार के कदमों पर, प्रधानमंत्री के भरोसे पर कि रिफॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन सर, आज आप इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और दर्शकों, अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स भेजें, अपने सुझाव भेजें, और ऐसे ही प्रसन्ना जी के साथ भविष्य में और भी आर्थिक मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। और आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर 2026। आपके जीवन में बदलाव आए, आप तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।